वनकम वंदनों स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 4 सैटरडे है, लास्ट का वीक डे है। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे फर्टिलाइज़र के ऊपर है। एक्चुअली यहाँ पे बात मुद्दा ये उठ रहा है कि अभी आपको पता है काफ़ी टाइम से जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और जिसके बिहाफ पे क्या हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट आपकी जो रुपी है ना, जो हमारी इंडिया की करेंसी है वो डीवैल्यूएशन होती हुई जा रही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यानी आप जो पहले सामान 100 रुपये में ख़रीद लेते थे, आज आपको वो 110 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। फॉर द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे तो धीरे धीरे ये चीज़ जो है पहले कहाँ 82 से 84 की रेंज में था, अब 83.285.8 तक डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, और इसका कोई भी फिक्स नहीं है कि ये 85 से धीरे धीरे 86 और 87 तक कब पहुँच जाएगा। तो इससे अब बात आ जाती है कि इससे नुकसान क्या है। देखिए, इससे नुकसान ये है कि आज भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस है, काफ़ी हद तक हम बहुत सारे चीज़ों में इम्पोर्ट पे डिपेंड है, और इम्पोर्ट हम किस में करते हैं, हम डॉलर में करते हैं। तो डॉलर अब क्या होता है कि जब इसका लेवल रेंज जब बढ़ जा रहा है तो हमें जहाँ पहले सिर्फ $1 देकर कोई सामान लेना होता था, अब हमें वहाँ $2 देना पड़ रहा है, डबल देना पड़ रहा है, डबल पे। इससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है उस पर भी इम्पैक्ट होगा, है ना, क्योंकि जो डॉलर्स हैं हम खुद तो नहीं बनाते हैं, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारे पास डॉलर आता है इंडिया के पास, है ना। इसके अलावा जो हमारे रेमेडीज़ होती हैं, जो लोग बाहर फॉरेन जाके काम करके अपना अर्निंग जो इंडिया भेजते हैं उसके फॉर्म में आता है फॉरेक्स जो रिज़र्व होता है, या फिर हम जो लोन लेते हैं उसके फॉर्म में आता है फॉरेन रिजर्व्स एज अ डॉलर के फॉर्म में, है ना। और इंटरनेशनली डॉलर साउंड भी है, मतलब दैट मीन्स क्योंकि इस डॉलर किसका है, स्पेसिफिकली यूएसए का है। देखिए, किसी भी नेशंस का जो रुपी है वो तब बोलता है जब उसका खुद का एक अलग राज हो, यानी टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमी में भी, है ना। हर ग्लोबली जितने भी डेवलपमेंट है, हर एक सेक्टर में जब पर्टिकुलर किसी एक नेशन का डेवलपमेंट होता है, उसे बाहर की चीज़ों के इंपोर्ट पे कम डिपेंड होना पड़ता है ना, तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी रुपीज़ की वैल्यू, उसकी खुद की जो करेंसी की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो जाहिर हो रही है कि जो इंडिया की रुपी है वो काफ़ी डाउनफॉल है। दैट मीन्स हम अभी भी काफ़ी हद तक जो है बाहर की नेशंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये तो एक मेन कंटेक्स्ट हो गया अभी रिसेंट का। ठीक है, लेकिन अब मुद्दा ये इशू उठ रहा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जो इंडिया को फेस करना पड़ेगा अब आने वाले टाइम पे। तो जैसे आपको इंडिया जो है अपने एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हम उस एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र बहुत बड़े अमाउंट में यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूरिया जो है एक बहुत प्रोमिनेंट एक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद अगर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो है डैप, जिसको डाई अमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है ना। ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट कंज्यूम फर्टिलाइज़र है आफ्टर यूरिया, और ये सबसे बड़ी बात जो है सेकेंड कंज्यूमर के साथ साथ हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, हम खुद बनाते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आपका रुपी 2 रुपए से भी अगर डाउन होता है डॉलर का डिप्रिसिएशन के बाद, तो क्या होता है कि आपका जो लेवल है ना, यानी आपका जो प्राइस बैग होगा वो डबल होगा। ठीक है, तो जैसे आज क्या है, जैसे देखिए आपको पता है फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट ना सब्सिडी देती है। अभी जो एक टन का जो बैग मिल रहा है ना फर्टिलाइजर का, जो इंपोर्ट करती हैं, जो जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, उन्हें 27,000 पर टन में परचेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 3500 पर टन के हिसाब से, क्योंकि ये फार्मर को दी जाने वाली सब्सिडी है। तो इसमें क्या होता है कि 27,000 पर टन में से 3500 कम करके जो पैसा आता है 2400 की समथिंग के आसपास, तो वो जो है फार्मर को पे करना पड़ता है 1 टन यूरिया खरीदते टाइम। ठीक है, या फिर जितना भी वो लेने जा रहे हैं उस हिसाब से 3500 पर टन में उनको मार्जिन मिलता है। अब बात आ जाती है कि जब भाई डॉलर जितना ज़्यादा महंगा होता जाएगा तो इम्पोर्ट की जो वैल्यू है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी, तो जो कंपनियां परचेज कर रही हैं वो अपना प्राइस बढ़ाएंगी। तो अब ओवरऑल घुमा फिरा के किस पे बर्डन पड़ेगा, गवर्नमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी सब्सिडी या तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी सी सब्सिडी 3500 के हिसाब से सब्सिडी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उस पर तो नहीं हिसाब होगा, है ना, फार्मर्स के लिए फिर ये ज़्यादा महंगा पड़ेगा जो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा उसका एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो घूम फिर के यहाँ पे लॉस जो है गवर्नमेंट का भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारी जो रुपीज़ है कितनी वीक है। अब ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है यहाँ पे हमारे पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें अपनी जो है रुपीज़ को किस तरीके से स्ट्रेंथन करनी है। देखिए, अब बात आ जाती है कि स्ट्रेंथन किस तरीके से होगा डॉलर से ज़्यादा अगर रुपीज़ के कंपैरेटिवली, तो देखिए जितना कम आप किसी पे डिपेंड रहोगे, आप सेल्फ प्रोडक्शंस पे फोकस करोगे हर फील्ड में, उतना ज़्यादा आपका रुपी बोलेगा। आप जितना एक्सपोर्ट करोगे, है ना, आपका जितना एक्सपोर्ट बाहर जितनी डिमांड होगी आपकी रुपीज़ की उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो है
एक रिलेशन है, मतलब बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक आर्टिकल है कि रुपीज़ के इम्पैक्ट से और किस किस फैक्टर में ही यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक फर्टिलाइज़र एक सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको फर्टिलाइज़र से रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक दिखा देती। देखिए, अगर हम अभी इंडिया के करंट सिनेरियो की बात करें ना, तो इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र का ओवरऑल इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र में, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में। लेकिन हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2023 एवं पार्लियामेंट्री रिपोर्ट भी ये बात बताती है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं ना, वो इनफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है 65% से ज़्यादा तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो इन्हीं फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंट। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपकी जो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो लेदर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें भी ये फॉर द ब्लीचिंग वगैरह में भी यूरिया का यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे देखें कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं बाहर के नेशन से, तो 20% हम जो है डोमेस्टिक डिमांड के लिए यूरिया इंपोर्ट करते हैं। डैफ जिस पे आर्टिकल था 50 से 60% हम आज भी इंपोर्ट ही करते हैं। और जो मॉरिएट जो पोटैश है वो तो बेसिकली हम पूरे के पूरे 100% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तब सोचिए आप जो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका मोस्ट ऑफ पोर्शन तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में बात करें तो देखिए ये एक बैलेंस्ड है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ मिक्स करके ये जो है डाई अमोनियम फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। मैं आगे रेशो बताऊंगी आपको। इसके अलावा इंडिया के इंपोर्ट मार्केट की बात करें, OECD के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है फर्टिलाइज़र को, तो सबसे ज़्यादा रशिया से करता है, सऊदी अरेबिया, चाइना, मोरक्को, ओमान, रशिया, सऊदी अरब, मोरक्को आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंपोर्ट मार्केट्स फॉर द फर्टिलाइज़र फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये आप कंट्री याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र बेसिकली जो है 3 तरह से होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट। प्राइमरी में आती है आपकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आता है, ठीक है, जिसमें आपका नाइट्रोजन जो है, जिसमें यूरिया नाइट्रोजन के अंडर में, डैफ में डाई अमोनियम फॉस्फेट, और पोटेशियम में हम यूज़ करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटैश फर्टिलाइज़र, ठीक है। सेकेंडरी फर्टिलाइज़र में आ जाते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाते हैं आयरन, जिंक, बोरोन और क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि क्रॉप के बेसिस पे जो है, हम देखिए 2 सीज़न, वैसे तो 3 सीज़न होता है क्रॉप का हमारे इंडिया में, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है, लेकिन हम इन 2 सीज़न में सबसे ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और दोनों में बहुत अलग अलग है। रबी सीज़न का जब होता है तो हम जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर यूज़ करते हैं, और जब खरीफ सीज़न होता है तो हमारे पास फॉस्फेटिक पोटैश ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और इनका जो रेशो है वो भी अलग अलग है। अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जैसे मैंने अभी आर्टिकल में आपको 3500 रुपये पर टन के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, तो वो किस किस को मिलती है, तो वो देखें तो हम नाइट्रोजन, पोटैश है ना, फॉस्फोरस और सल्फाइड को मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रेशो है ये अगर आपसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो नाइट्रोजन है, जो फर्टिलाइज़र है, उसका रेशो जो हमारे पास पोटेशियम NPK जिसको बोलते हैं, उसका रेशो 4:2:1 है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये मिनिस्ट्री कौन है जो इसको सब्सिडी देती है, वो है आपकी फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के अंडर में 2010 से ये दिया जाने लगा है, ठीक। तो ये एक बेसिक स्टैटिक है जो आपको इस फर्टिलाइजर से चीज़ें पता होनी चाहिए। और डैफ कई बार इस बार आर्टिकल्स में कम से कम 5-6 बार से ज़्यादा ही न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिसेंटली चाइना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है उसमें भी इस अमोनिया का इस फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहा है वो, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा था, है ना, चार्जेस जो बैटरीज में यूज़ होगा ये, तो उस समय ये बात उठ रही थी कि भैया डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंडिया तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है इस पर, तो ये और मार्केट के लिए जो प्राइस है उसको फ्लक्चुएट करेगा, तो एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल इमिग्रेशन जो है, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर है। एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली ना मीटिंग हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग वेस्ट बंगाल, मतलब सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ PM की मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें रिव्यू होते हैं मेजर कंसर्न इशूज़ को लेकर। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी ना 23 दिसंबर 2024 को ना दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में बताया गया था कि काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है अरेस्ट किया गया है, जो बांग्लादेश से आए हैं, और उनके कुछ बच्चों को दिल्ली के स्कूल्स में भी एडमिशन कराने की कोशिश की गई है। तो सेम कंसर्न जब अभी जनवरी 3 तारीख को जब डिस्कशन हो रहा था मीटिंग सारे चीफ मिनिस्टर्स की, तो वापस वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी जी ने, चीफ मिनिस्टर ने, इस कंसर्न को वापस रेज किया। इन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे जो बॉर्डर एरिया है आपका इस्लामपुर, सीताई और कोच बिहार, इन आसपास के एरियाज़ में काफ़ी सारे इलीगल जो है लोग आए हैं और BSF ने इस चीज़ को अलाउ किया। तो ये कहीं एलिगेशंस इन्होंने इस पर लगाया। तो बात आ जाती है कि अगर 2023 के दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक RTI फाइल हुआ था, ठीक है, इस चीज़ का डेटा
मांगा गया था कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया आप हमें एक डेटा प्रोवाइड करो कि पिछले 1-2 साल के अंदर या 20 से या जितना भी आपके पास डेटा है, रीसेंट डेटा, कि कितने सारे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से इंडिया के अंडर में आए हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीधा सीधा बोला कि जो डेटा है इलीगल सिटीजन बांग्लादेश से आने वाला, इसका तो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे पास डेटा भी नहीं है, और ये इस तरीके से स्टेट के द्वारा एलिगेशंस भी लगाना एक बहुत बड़ा इशू कंसर्न रेस करता है। अगर हम बात करें कि क्या हमारे पास कोई लीगल जो है एक एक्ट नहीं है या फिर प्रोविजंस नहीं है, तो इसका अगर हम देखें तो राइटर बता रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी इन चीज़ को डील करने के लिए फॉरेनर एक्ट 1946 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939 है, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है, सिटीजन एक्ट 1955 है, जो मेनली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, और यहाँ पे असम्स के लिए भी अलग से प्रोविजन है इनोसेंस और सिटीजनशिप करके। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे अभी रिसेंटली 2018 में जब राज्यसभा में मिनिस्टर्स के द्वारा डिस्कशन किया जा रहा था, तो यहाँ किरण रिजिजू, आपको पता होगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को ये चीज़ बताई, उनके थ्रू ये जो है रिप्रेजेंट किया कि ऑल्दो अभी जो है ये ऑल्दो बीजेपी के हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो इमिग्रेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे, यानी स्पेशली जो बांग्लादेश से या म्यांमार से जो माइग्रेट होकर इंडिया में आते हैं इलीगल, जैसे म्यांमार से चकमा ट्राइब काफ़ी आ रही थी, है ना, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि रोहिंग्याज है, चकमाज हैं, तो इन्होंने कहा कि वो लेवल ना 2017 से, अगर 2013 से 17 के लेवल पर डेटा देखोगे तो काफ़ी कम हो गया है। 5,500 था पहले 2013 के आसपास, अब वो सिर्फ और सिर्फ 51 हो गया। तो राइटर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं ये सॉर्ट आउट इतनी जल्दी सॉल्व होने का 2 ही रीज़न है, या तो ये सही में हमने इन इलीगल माइग्रेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि इलेक्शंस क्या होता है कि एक्चुअली इसको है ना पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है ना, ये पार्टी होती तो वो करती, वो पार्टी तो होती ये करती, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फिर इलेक्शंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं इसका यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए, जो इश्यूज़ हैं, है ना, इसको इलेक्शन के एक अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में ना देखते हुए नेशंस के कंसर्न्स के बारे में इस पर काम किया जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए आपको पता है दिल्ली के अंडर में काफ़ी कंटिन्यूसली पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो राइटर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली अगर आप बात करोगे तो जो दिल्ली में अभी रिसेंटली बताया तो कि 2.5 से लेकर 2.10 2.5 और 10 जो पर्टिकुलर मैटर है उसकी रेंज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और आपको पता है अभी 2-3 दिन से रेनफॉल भी हुआ है दिल्ली में, ऊपर से विंटर का बहुत ज़्यादा जो सीरियस कंसर्न है वो भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फॉग बहुत बनता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो एमिशंस होते हैं, इसके अलावा जो खूटी जो हरियाणा के जो क्रॉप, हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स के द्वारा नए क्रॉप को उगाते टाइम पहले पुराने क्रॉप को जो जलाया जाता है रेजिड्यू, उससे जो है काफ़ी हद तक पोल्यूशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिसेंट स्टडी में राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि इस पीएम पर्टिकुलर मैटर से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट बियर करना पड़ता है दिल्ली को। तो रिसेंट स्टडी में एमिशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर की वजह से बताया है कि इस ईवी ट्रांजेक्शन्स की वजह से दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हर साल। ठीक है, यहाँ और अगर हम सेक्टर के बेसिस पे देखें तो यह ट्रांसपोर्ट से ही सिर्फ और सिर्फ 48.37 गीगाग्राम जो है पीएम पर्टिकुलर मैटर हर साल एमिट होता है। कार से 32 जो है फ्लीट या एमिट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 39% टोटल ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सारे कमर्शियल व्हीकल्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 61% जो है मेनली यहाँ पे 2 व्हीलर से ज़्यादा 61% जो है व्हीकल एमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न आपको पता है कि क्रॉप बर्निंग पंजाब और हरियाणा में जो सीजनल क्रॉप बर्निंग होती है वो पिछले 4 साल से बहुत बड़ा ही कंसर्न रहा है एयर पोल्यूशंस का। इसको रिप्लेस करने के लिए ही सीएनजी जैसे व्हीकल्स को भी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लेस किया गया। ठीक है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ओजोन पोल्यूशंस को जो क्रिएट करती है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, जो सेकेंडरी पोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर बता रहे हैं कि गवर्नमेंट दिल्ली ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी हद तक जो है जो चेंजेस हैं या फिर स्टेप्स हैं उठाए गए 2023 में, जैसे व्हीकलर एमिशंस का कैलकुलेशन किया गया कि किस व्हीकल से किस इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। अब जैसे दिल्ली ने रिप्लेस किया था 15 साल पुराने जो गाड़ियाँ हैं उन्हें रिप्लेस करा जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा ताकि 2.5 का जो एमिशन है वो कम हो सके, 6% ऑफ सेविंग हो सके हेल्थ केयर में। ठीक है, तो यहाँ पे नियरली PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है 40% कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है
है ना, और जो कॉस्ट होती है इसका वो कम हुआ है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो 25% हेल्थ केयर में जो नुकसान होता था इसकी वजह से वो रिड्यूस करने में ये काबिल रहे हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली वैसे तो ये दिल्ली बेस्ड है, थोड़े बहुत डेटा आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डेटा है ये। ठीक है, ओवरऑल इंडिया का भी नहीं, पर्टिकुलर एक सिटी का दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी दिल्ली ने भी बताया कि 20% रिडक्शन हुआ है 2.5 का, 20% रिडक्शन हुआ है जो है 2.5 का कंसंट्रेशन जो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं और गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी जैसे 2020 से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अडॉप्ट करी थी कि 25 तक इसको एक्सटेंड करना है, और नियरली अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 30,000 टू व्हीलर्स के लिए जो है यहाँ पे सब्सिडीज़ भी दी हैं, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों को इनके इंस्टॉलेशंस में भी जो है काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, नो डाउट। यहाँ पे जैसे चैलेंजेस अगर आप बात करोगे, एकदम से व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करना, ठीक है, और उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस का होना, स्पीड भी काफ़ी लो होती है, लिथियम आयन बैटरी की डिमांड होती है, अचानक से इसकी डिमांड भी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को करना एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं और मॉर्बिडिटी को जो है यहाँ पे कम करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट हो जाता है अगर हम क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक आर्टिकल था। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रांक्विल्स के ऊपर है। एक्चुअली ये एक ड्रग है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन ट्रांक्विल्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक ड्रग है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वाइल्ड एनिमल सिटी के अंडर में आ जाता है, या जैसे कहते हैं ना पागल हो गया, बुखला गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कैप्चर करने में ये ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो एक बार इस ड्रग के बारे में देख लेते हैं। देखिए ट्रांक्विल्सर्स जो है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसको एक एंटी एग्जाइटी मेडिटेशन भी बोला जाता है, मेडिकेशन भी बोला जाता है। 1953 में ये टर्म यूज़ हुआ था। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि उनमें बताया गया कि किसी भी पर्सन को जब एंजाइटी होती है, कॉन्शियस होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की फील आती है, लो फील करता है वो, तो तब ये जो है मेडिसिन उनको दी जाती है, ड्रग यूज़ दिया जाता है। ये दो तरह की होती है, माइनर ट्रांक्विलर्स और मेजर ट्रांक्विलर्स। तो माइनर मेनली जो ट्रीट एंजाइटी होती है, सेडेशंस का होने के टाइम, उस समय इसको यूज़ किया जाता है एज अ एंटी एंजाइटी मेडिकेशन के फॉर्म में। मेजर वाला जो है मेनली कब होता है, जब न्यूरोप्लेटिक्स या फिर साइकेट्रिक वाला कुछ डिसऑर्डर हो किसी को, तो तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एनिमल्स क्या होता है कि जब जैसे हाथी है, टाइगर है, कभी वो अपने न्यूरॉन्स के साथ काम नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते, या फिर वो उनके कंट्रोल में नहीं होती उनका जो गुस्सा होता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, इस ड्रग्स का। ठीक है, उन्हें कैप्चर करने के लिए। ठीक, इसके अलावा एक लास्ट आर्टिकल है। देखिए सांगपो, आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, जो भूटान से निकलते हुए, है ना, यहाँ से भूटान कह रही हूँ, तिब्बत से निकलते हुए ये वाली जो रिवर है जा रही है, ठीक है, यहाँ से यू टर्न लेते हुए ये आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हैं। ठीक है, सांगपो जो है इसको चाइना में और तिब्बतियन में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चाइना ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे वर्ल्ड का बहुत बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है ये। ठीक, जिसको ये ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया था, मैकडॉक कंट्री बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये मैकडॉक कंट्री वो रीजन है जो भूटान का है, जो इंडिया के साथ टच होता है। ये एक एरिया है, ये गांव है आसपास। यहाँ पे ब्रिज बनाने की भी बात बोली जा रही थी, जिसकी कैपेसिटी होगी नियरली 60,000 मेगावाट की, और ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगा। इससे पहले चाइना ने अपने सेंट्रल चाइना के अंदर में 3 गॉर्ज डैम बनाया यांगजी रिवर पे। यांगजी एक रिवर है, ठीक है, चाइना के अंडर में फ्लो होती है, सेंट्रल चाइना में पड़ता है। वहाँ पे अभी तक का सबसे बड़ा डैम था। उसके बाद अब जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम आपका सांगपो रिवर पे बनेगा ये। ठीक है, अब ये सांगपो जो है, देखिए इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की ही वही है। अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया में एंटर होता है, जिसको हम सियांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होते ही इसके बाद ये आसाम में दिहांग और लोहित कहलाता है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी के साथ, फिर बांग्लादेश में एंटर होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिरा देती है ये। ठीक है, देखिए ये बनाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा एक रिस्क टेकर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वर होगा, तो ये डेंजरस भी है, इररिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा जैसे इंडियन के एम्बेसडर्स के द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा इसको अगेंस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, ऑल्दो देखिए यहाँ पे बात बताई जाए कि ये प्रोजेक्ट पहले से ही 2021 से ही प्लान हो चुका था। चाइना का जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, 14 5 ईयर प्लान में इसको ग्रेट बैंड, जो आपकी ये जो अरुणाचल प्रदेश से ये बैंड आने से पहले एक बार बैंड होती है ना, उसके नाम से ही इसको जो है मैकडॉन्ग कंट्री के बिफोर में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे
डैम बनाने की प्लान पहले ही बनाया जा चुका था चाइना के द्वारा, ठीक है। ये अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक अपना डेवलपमेंट अपस्ट्रीम्स एरियाज पे कवर करने के लिए कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो बैंड है ना, ये यू बैंड, ग्रेट यू बैंड, इस पे, ठीक है। इन्होंने पहले से 2021 से ही प्लान बन चुका था, इनके 5 ईयर प्लान में था कि इन 5 सालों में क्या क्या बनाना है, तो अब ये काम शुरू हो चुका है इसका, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि इनका मेन मोटिव ये है कि इससे क्या होगा कि 2060 तक चाइना अपने आप को कार्बन न्यूट्रलिटी जो है घोषित कर पाएगा, कोल का यूज़ कम करके वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 3 जॉर्ज डैम है ना, जो यांगसांग रिवर पे बनी हुई है, वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से ग्रेविटी में कई बार क्या होता है कि डाउनफॉल हो जाता है, तो वाटर जो है सिटीज़ अर्बन्स में आ जाते हैं, फ्लड का रीज़न बन जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी होने के चांसेस है, वाटर रिलीज होगा तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ जाएगा। और यही इम्पैक्ट जो है इंडिया के लिए भी है, ठीक है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है जिस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र पे इसकी रिवर जो है इस पे बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि ये क्योंकि देखिए जो ये एरिया है ना, जिस एरिया पे बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बहुत इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है जो अर्थक्वेक प्रोन है। 2004 में भी यहाँ पे अर्थक्वेक लैंडस्लाइड आ चुका है। हिमालय का जो पैराचू लेक है, पैराचू लेक यहाँ पे ग्लेशियर है जो चाइना में पड़ता है, यानी तिब्बतियन प्लाट्यू के पास पड़ता है, ठीक है। और वहाँ से उस ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से यहाँ पे तिब्बतन के आसपास जो ये आपका पैराचू लेक है ना, ये हिमाचल प्रदेश के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो हिमाचल के आसपास क्या होता है कि जब पैराचू, यहाँ पे मैप नहीं दे रखा, पैराचू लेक के आसपास क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो गया था, तो हिमाचल का जो सतलज रिवर है जो हिमाचल से निकल रही है, वहाँ पे ओवरफ्लो करने की वजह से रिवर्स का फ्लड आने का एक बार सिचुएशन बन चुका है 2005 के आसपास। तो ऐसे ही उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर यहाँ पे ये ओवरफ्लो हो गया अगर डैम बना के, तो जैसे अगर आपने पहले तो पानी तो कंट्रोल करने की चांसेस भी हैं, तो इससे इंडिया में आने वाला पानी का फ्लो भी कम हो जाएगा। ऊपर से अगर कई बार डैम टूट गया, पानी निकल गया, तो ओवर फ्लडिंग होने की वजह से यहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव, सिटीज़ जो हैं वो डूब जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो क्या इसके लिए कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? तो राइटर बता रहे हैं कि इसके पहले जैसे अगर आप बात करोगे यहाँ पे सतलज रिवर्स के बारे में, ब्रह्मपुत्र और सतलज के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं, MOU साइन हो रखा है चाइना के साथ, लेकिन चाइना ने इस पर ज़्यादा कंसर्न नहीं करी है। एक का तो डेट भी अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन सतलज के MOU के ऊपर जो परेचू इंसिडेंट हुआ था, जो मैंने बताया था ना, परेचू एक रिवर है जो कि तिब्बतियन के पास है, ठीक है, वहाँ से उसका ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में एंटर होता है सतलज रिवर्स के अंडर में। तो यहाँ पे MOU, इसमें MOU साइन क्यों होता है ना, देखिए जैसे क्या होता है कि जब रिवर्स क्या होता है, नेचुरली है, उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है। अब चाइना में एक रिवर है और इंडिया में है, वो दोनों ही आपस में एक दूसरे से फ्लो करनी है, तो इन 2 नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भैया उस रिवर पे आप नज़र रखो। अगर बाई चांस रिवर का पानी फ्लो हो जाता है, ओवर हो जाता है, आप कुछ भी यूज़ करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपको एक दूसरे के कंट्री को इन्फॉर्म करना है, ताकि जो ह्यूमन की जो कैलेमिटी हो सकती है या फिर जो भी डिजास्टर हो सकता है उससे हम बचाए जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे MOU साइन हो रखा है। ऑल्दो सतलज रिवर पैराचू इंसिडेंट के बाद ब्रह्मपुत्र पे भी MOU साइन है 2030 में, इसका डेटा खत्म हो चुका है, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो 1997 का जो है ना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ नेशनल नेविगेशन यूजेस के इंटरनेशनल वाटर कोर्स करके एक साइन है, ट्रीटी है। ऑल्दो इंडिया और चाइना दोनों ही इसके सिग्नेटरी नहीं है UN कन्वेंशन के, ठीक है। ऑल्दो इसको इसलिए बोला जाता है कि इससे क्या होता है कि जो भी रिवर्स 2 नेशंस के बीच में जा रही है या 2 से नेशंस के बीच में, तो उसमें कोऑर्डिनेशन से जो डिजास्टर्स है, जो इंसान को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे बचा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया ने बात भी करी है, लेकिन क्या होता है कि इंडिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि चाइना हमेशा इसको नेग्लेक्ट कर देता है। चाइना ये कहता है कि इंडिया हम पे जो है हमेशा एक नेगेटिव चार्ज लगाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये डैम जो है कोलैप्स हो जाएगा, ये वो बाकी चीज़ें चल रही हैं, अब देखो क्या होता है। बाकी तो ये काम शुरू कर चुका है, ठीक है। तो इसका एक बार स्टैटिक देख लेते हैं। देखिए इसको मेदगोंग कंट्री बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना, ये तिब्बतन वाला रीजन है ना, क्योंकि तिब्बतन रीजन्स पे तो आपको पता है सोवरेनिटी चाइना अपने आप बताता है। तो ये जो मेदगोंग कंट्री है ना, इस एरिया के ये लास्ट है तिब्बतन का, और ये अरुणाचल प्रदेश से टच होता है ये वाला रीजन। तो इसी के पास ही हार्डलॉन्ग, यहाँ पे ये जो डैम बनाए जाने की बात चल रही है। तो अब सोचिए इससे पानी अगर आता भी है, बढ़ता भी है, कम होता है, तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। ये पूरा इंडिया के अंडर कितने सारे स्टेट से फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये है, आप देख लीजिए एक बार इसको,
ठीक। अब यहाँ पे अगर एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देख लें तो इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक दियांग, लोहित, बुरिंग, दिहांग, धनसारी, केलांग है। राइट में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश है ये। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे इसको जो है कैलाश रेंज नियर जो मानसरोवर लेक है, चेमचूदांग ग्लेशियर्स करके ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर लेक मेन है। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया में ये सादिया टाउन में सबसे पहले एंटर करती है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है, इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं। इसके अलावा मेदगोंग प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है आज, ये पहले ही अनाउंस हो चुका था। 60,000 मेगा डैम है, 3 गुना ज़्यादा होगा जो जॉर्ज डैम है इनके चाइना में। ठीक है। और ये ऑटोनोमस मेदगोंग जो कंट्री जिसको बोलते हैं, ये कंट्री नहीं है, ये एक्चुअली साउथ तिब्बतियन का एक्सटेंड रीजन है जो कि अरुणाचल प्रदेश तक आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा बस ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा यहाँ पे एक लास्ट आर्टिकल ट्रांसजेंडर्स के ऊपर है। देखिए एक्चुअली क्या है, आपको पता है 2019 में ना इंडिया के पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद अगर कोई मान लीजिए ट्रांसजेंडर बाय बर्थ, तो उसका नाम कुछ था, मान लीजिए कोई ABCD कुछ नाम था उनका, और वो ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिया, लेकिन वो सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं करवा पाए अपने बर्थ सर्टिफिकेट में। एक्चुअली ट्रांसजेंडर का तो सर्टिफिकेट है उनके पास, लेकिन बर्थ में नाम चेंज नहीं करवा पाए। तो पहले इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, तो लेकिन अभी फाइनली कर्नाटक का हाई कोर्ट ने बोल दिया है लास्ट वीक कि अब जो कोई भी ट्रांसजेंडर है, उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, उसमें भी नाम चेंज करवा सकते हैं कि अगर वो अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं इन फ्यूचर तो। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 6 जो है अलाउ करता है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी का। सेक्शन 7 जो है यहाँ पे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करने के लिए भी अलाउ करता है। इसके लिए इन्हें जो है ये सर्टिफिकेट की अथॉरिटी का काम कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। एफिडेविट पास करा जाएगा उनके द्वारा। और अगर कोई पर्सन, मान लीजिए नॉर्मल पर्सन थे और वो ट्रांसजेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई करा रहे हैं, और उसके लिए अगर वो किसी अंडरगॉन सर्जरी के बीच में भी जा रहे हैं, सर्जरी ले रहे हैं, तो भी उन्हें एक चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा सर्टिफिकेट लेना होगा, और उसको जो है रिविजिट किया जाएगा DM के द्वारा 15 दिन के बाद। ठीक है, तो फिर फाइनली वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि वो पर्सन जो है ही विल बी और शी विल बी जो है ट्रांसजेंडर एज अ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू।